नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि बहुत जल्द मैं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो लगातार ये कह रहे थे कि सर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए नया बैच शुरू कर लीजिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख 2 अक्टूबर, जी हाँ, जिन्हें हम जिस दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हम लोग मनाते हैं, आज ही के दिन आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ का नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको सारे टॉपिक जो है पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। प्रैक्टिस में प्रश्नों का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, आज उस प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ वो छात्र जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं, उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग टॉपिक जो है बहुत सारे मिलते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करें। शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं कहूँगा उन सभी विद्यार्थियों को जो नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप भी हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो संस्था के नंबर 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अपना प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं, और इसी के साथ ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है? क्षेत्राधिकार की कमी, सुने जाने का अधिकार, क्षेत्राधिकार की अधिकता, या विधि यानी कानून की गलती। नीचे ऑप्शन दिया है ए बी सी, ए और ए बी डी, ए और बी, ए और सी, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए और उस प्रश्न का आंसर दीजिए कि एक्चुअल में इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं। सभी लोग को नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोग को नमस्कार। बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न को देख के आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। जल्दी से बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखिए, समझ आएंगे। देखिए आंसर यहाँ पे काफी फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। ए आंसर भी आ रहा है, सी आंसर भी आ रहा है, डी आंसर भी आ रहा है। ए सी डी करके आ रहा है, यहाँ पे नीचे डी ऑप्शन है, ए और सी करके है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, स्क्रीन पर चारों दिख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ प्रश्न का आंसर जो आ रहा है, बहुत से लोग अलग अलग दे रहे हैं। देखिए न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण की रीट जो जारी की जाती है, अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये 2 बातें आपको यहाँ याद रखी हैं। अनुच्छेद 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के आधार पर हाई कोर्ट, ठीक है, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट, इसके आधार पर हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। और रिट जारी जब करते हैं तो उसमें एक रिट होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना, ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना। तो इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें आंसर क्या है आपका, पहला ऑप्शन क्षेत्राधिकार की कमी, बिल्कुल सही है। सुने जाने का अधिकार, जी नहीं, ये नहीं है। क्षेत्राधिकार की अधिकता, बिल्कुल ए भी सही है। विधि की गलती, ए भी नहीं। तो ए और सी सही है, और ए और सी हम देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 4th में है। तो जिन लोगों ने डी बताया उनका आंसर यहाँ पे सही है, जिन लोगों ने आंसर डी बताया है उनका आंसर यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न,
प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किस एक का उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था? वाक स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। बताइए प्रश्न का आंसर यहां पे क्या होगा? प्रश्न का आंसर क्या लगता है आपको, क्या होगा? गुड इवनिंग कुबेर सिंह जी, स्वागत है आपका। देखिए आंसर डी आ रहा है यहाँ पे, आंसर बी आ रहा है, यानी एक बार फिर से आंसर आपस में फ्लैक्चुएट हो रहे हैं डी और बी करके। चलिए देख लेते हैं। देखिए रूजवेल्ट की अगर हम बात करें, डियर आप लोग जो रूजवेल्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं रूजवेल्ट साहब ये कौन थे? एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे ये सॉरी, अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट साहब। और इनके बारे में अगर बताओ, इन्होंने 4 प्रकार के स्वतंत्रता के सिद्धांतों की घोषणा की थी, जिसमें से वाक स्वतंत्रता थी, भय से स्वतंत्रता थी, उपासना की स्वतंत्रता थी, लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं थी, शोषण के अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं थी। इसमें चौथा क्या था? चौथा इसमें क्या था? निर्धनता से स्वतंत्रता, निर्धनता से स्वतंत्रता, निर्धनता से स्वतंत्रता, ये चौथा था जो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने स्वतंत्रता के अधिकारों की जो बात की थी, स्वतंत्रता की बात की थी, उसमें चौथा था निर्धनता से स्वतंत्रता। और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न दिसंबर की बात है, दिसंबर 2019 में नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, दिसंबर 2019 में नेट जेआरएफ के एग्जाम में आया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को क्या देता है? संवैधानिक दर्जा देता है, वित्तीय स्वायत्तता देता है, ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों को सशक्तिकरण देता है, विकेंद्रीकृत नियोजन देता है। नीचे है ए बी सी डी, बी सी डी, ए बी डी। क्या लगता है चारों में से क्या ऑप्शन होगा? चारों में से क्या ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए। थर्ड का आंसर केशव सूर्यवंशी जी बता रहे हैं बी होगा। संतोष जी कह रहे हैं, विनय दीक्षित जी कह रहे हैं ऑल राइट, रुचि सिंह जी कह रही हैं सी होगा, लक्ष्मी जी कह रही हैं, अच्छा नमस्कार कर रही हैं सुरेश जी को विशाल जी सी बता रहे हैं, सुरेश जी भी सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है, चलिए देखते हैं कौन सा दर्जा प्रदान करता है। आंसर बी भी आ रहा है, आंसर सी भी आ रहा है, काफी आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, आंसर फ्लक्चुएट हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। आंसर काफी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सही आंसर पे किसी की उंगली जा रही है। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को क्या देता है? संवैधानिक दर्जा देता है, बिल्कुल सही है। वित्तीय स्वायत्तता देता है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, यहाँ पे शब्द आया है वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, इसकी बात जो है इसके अंतर्गत नहीं की गई है। सॉरी, नहीं बिल्कुल सही है, सी आपका सही है। ठीक है, डी कह रहा है विकेंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन की बात नहीं की गई है। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता, ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की बात करती है। यहाँ पे विकेंद्रीकृत नियोजन की बात इसमें नहीं की गई है, विकेंद्रीकृत नियोजन की बात इसमें नहीं की गई है। यहाँ पे आंसर जो है आप लोगों का गलत हो जाएगा, जिन्होंने इसका आंसर बी सी डी दिया है। आंसर आपका सही है ए, बिल्कुल केशव जी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल संतोष नीतू प्रीति, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा प्रश्न आपका ए भी नेट जेआरएफ में पूछा है, साथ ही साथ पीजीटी के एग्जाम में पूछा है, और साथ ही साथ जीआईसी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है। बाकी पीसीएस में ही पूछा था, मैं देख रहा था, लेकिन अब टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की बात हम कर रहे हैं तो आपको नेट पीजीटी जीआईसी तीनों पूछा है। अगला प्रश्न, लोक नीति की सार्थकता के बारे में
निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की सेवा या सार्वजनिक समस्याओं का समाधान है। लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुसंगठित करना है। चौथे का ऑप्शन क्या होगा बताइए? चौथे का ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ का आंसर बताइए। लोक नीति संबंधित प्रश्न है। प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? कुबेर सिंह आंसर दे रहे हैं सी होगा। सबसे पहले सर कुबेर जी का आया, फिर विनय देवी कह रहे हैं सर सी होगा। लक्ष्मी जी कह रही हैं सर सी होगा। प्रीति जी कह रही हैं सी होगा। संतोष जी कह रहे हैं पूजू जी नमस्कार। सी करके यहाँ पे आंसर आना शुरू हुए हैं कि सर सी होगा सी होगा सी होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए लोक नीति के बारे में अगर हम बात करें, देखिए लोक नीति को याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी इसके जगह एक शब्द और लिख देता है सार्वजनिक नीति। तो डियर दोनों का सेंस वही है, ठीक है डियर। लोक नीति या सार्वजनिक नीति का सेंस वही है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो लोक नीति वह होती है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक जो कार्यपालक होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग, जो इस नीति के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो लोक नीति होती है सार्वजनिक नीति होती है। इसमें से कौन से सही हैं और चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। प्रश्नों में ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं है। रुक जाइए डी करके सब लोग बता रहे हैं। इसका कूट नेक्स्ट पेज पे दिया था वो मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए अब इसमें से देखिए ए बी सी डी, ए बी डी, बी सी डी, ए बी सी, 4 ऑप्शन है, देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और इधर प्रश्न को फिर से देख लीजिए। लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की सेवा और सार्वजनिक समस्याओं का समाधान है। और लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है। बताइए यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी है, ए बी डी है, बी सी डी है, ए बी सी है। हाँ कूट दिया है नीचे, मैंने कूट देखा नहीं। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। लोक नीति की सार्थकता के बारे में अगर हम बात करें, लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है, बिल्कुल ये आंसर सही है आपका। लोक नीति राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, व्यक्तिगत हितों की सेवा लिखा है। तो व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा संबंधित नहीं है, उसका समाधान करना नहीं है, निजी तौर पे नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन आपका सही है ए बी डी। और कूट में अगर हम देखें ए बी डी कौन सा है, तो ए बी डी ये वाला ऑप्शन आ रहा है, सेकंड वाला बी, बिल्कुल ए बी डी, ये बी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं डियर। निम्नलिखित में से कौन सा मैरी नाम है ये, मैरी वोस्टोक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है? कौन सा प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सी ऐसी किताब है इसमें से जो उनके द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है, मतलब पूरा नाम उसमें लिखा है। बाकी 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें किताब का नाम आधा लिखा है, बाकी एक किताब ऐसी है जो कि पूरा जो है किताब का नाम है उनके। बताइए नेट जेआरएफ वाले बच्चे और पीजीटी वाले बच्चे बता सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए क्या आंसर लगता है आपको होगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है, बताइए। सभी का आंसर भी आ रहा है, बड़ा ऑप्शन है। लक्ष्मी जी कह रही है बड़ा ऑप्शन है, सभी का आंसर बी करके आ रहा है। चलिए
ये तुक्का नहीं है, अच्छा ये तुक्का नहीं है, क्योंकि सच में किताब बी ऑप्शन आपका सही है। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स, यही है, ये ऑप्शन आपका सही है सेकंड। मैंने कई मर्तबा क्लास में बोला है आप सभी लोगों को कि किताबों के नाम जो होते हैं, किताबों के नाम और जो स्टेटमेंट होते हैं थिंकर्स के, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसीलिए किताबों के नाम आपको याद रखना है और जो स्लोगन जो स्टेटमेंट होता है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आंसर आपका यहाँ पे सही है, ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनको अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करें। सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता। देखिए ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। तो ए बी सी डी पहला ऑप्शन, ए डी बी सी, डी सी बी ए, सी ए डी बी, ठीक है। बताइए उनको अपेक्षित क्रम में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 4 रिपोर्ट है, उस बताइए क्या होगा। जी चलिए बताइए, प्रश्न का आंसर आना शुरू हुआ है। 6 का डी बताया जा रहा है, 6 का डी लोग आंसर दे रहे हैं। बताइए क्या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट थी, यहाँ पे 4 जो है रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है अपेक्षित क्रम में। शिल्पी जी कह रही ए होगा, संतोष जी कह रहे ए होगा, सी आंसर मित्रेश जी का आ रहा है, केशव जी ए बता रहे हैं, वीना जी सी, नीतू, पूजा, विशाल, लक्ष्मी, सभी के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ आंसर यहाँ पे फ्लैक्चुएट भी कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं रियल में इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अपेक्षित क्रम में इसको व्यवस्थित करें। सबसे पहले आएगा सूचना का अधिकार, फिर आएगा मानव पूंजी को मुक्त करना दूसरा, फिर आएगा संकट प्रबंधन तीसरा, फिर चौथे पे आपका आएगा शासन में नैतिकता, यानी ए बी सी डी, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की क्या थी, 15 रिपोर्ट्स थी, ठीक है। कितनी थी, 15 थी, उसमें से 4 का सीक्वेंस आपसे पूछा है। अब आप सोच लीजिए ये प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। नहीं, टीजीटी में भी आ सकता है, ये प्रशासनिक सुधार आयोग बिल्कुल आ सकता है, 100% कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है। और 2019 में ही ये प्रश्न आया था नेट जेआरएफ में, ठीक है, 2019 में ये प्रश्न आया था नेट जेआरएफ में। तो ये आंसर आपका यहाँ पे सही है। 15 रिपोर्ट थी, उसमें सूचना का अधिकार था, मानव संपदा का व्यापक था, संकट प्रबंधन था, शासन में नैतिकता थी, स्थानीय अधिशासन था, ई गवर्नेंस था, तमाम ऐसे थे, 15 थे, इसमें से 4 आपसे जो यहाँ पूछ सकता है। तो आपसे 4 पूछा गया था, तो क्रम आपका यही सही है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज किसके द्वारा लिखी गई है। लुसियन पाई, अर्नेस्ट बार्कर, जी.एस. एल्मॉन्ट, एस.पी. हंटिंगटन। बताइए प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न का आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज किसके द्वारा लिखी गई किताब है। सिंपल सा प्रश्न है, ये सभी का सही होना चाहिए। संतोष जी ने शुरुआत की, वीना जी शुरुआत की डी से, आंसर डी लगातार आ रहा है, फिर आंसर बीच में ए आया है केशव जी का, बाकी लगातार आंसर डी और ए आंसर फिर आया है। केशव जी दोबारा रिपीट कर रहे हैं, नहीं कॉन्फिडेंट हैं अपने आप पे ए ही होगा, लेकिन यहाँ पे केशव जी ने तीसरी बार लिखा है ए, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से भरोसा रखे हुए हैं कि सही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर सही है डी, एस.पी. हंटिंगटन। रणमा जी प्रैक्टिस सभी में आता है, ठीक है, ये सभी में आता है। हाँ शिल्पी जी कह रही सर 100% डी होगा, तो बिल्कुल 100% डी ही सही है, इन्हीं की किताब है, ये इन्हीं की किताब है, वेरी गुड। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम संस्थानों को कालक्रम अनुसार लगाइए।
चलिए बताइए, टीजीटी वाले बच्चे तो हिस्ट्री पॉलिटी बहुत पढ़ते हैं, बताइए। फिनिक्स सेटलमेंट, कोचराब आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, टॉलस्टॉय फर्म। पूछ रहा है कालक्रम के अनुसार लगाइए, यानी सीक्वेंस से आपको लगाना है, ABCD, DCBA, ADBC, ACDB। बताइए क्या होगा, कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। गांधी जी द्वारा स्थापित जो आश्रम संस्थान हैं उनको आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। ए आ रहा है, सी आ रहा है, डी आंसर भी आ रहा है, सी आंसर भी आ रहा है। और लोग बताते चलिए भाई, बताते चलिए क्या क्या आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखें, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों संस्थानों के कालक्रम की बात करते हैं। सबसे पहले आता है फिनिक्स सेटलमेंट, ए ऑप्शन में आता है आपका। फिर आता है टॉलस्टॉय फर्म, ये दूसरे नंबर पे आता है। फिर आता है कोचराब आश्रम, ये तीसरे नंबर पे आता है। और सेवाग्राम आश्रम नहीं, हाँ फिर सेवाग्राम आश्रम चौथे नंबर पे आता है। यानी ADBC है ऑप्शन, ADBC कहीं है, हाँ ये तीसरा वाला ऑप्शन है, ADBC थर्ड ऑप्शन। तो सी जिन्होंने लगाया है उनका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड संतोष जी, वेरी गुड। तो आपका आंसर यहाँ पे आपका सही है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। IR की क्लास में मैंने UNO पढ़ाया था आप सभी लोगों को। जो नए बच्चे हैं वो भी पुराना वीडियो अगर देखे होंगे तो कर लेंगे, ठीक है। जो नए बच्चे अभी जुड़े हैं 10, 15, 20 दिन से, उनकी बात मैं कर रहा हूं मैं। बताइए क्या आंसर होगा, प्रश्न का आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को काल क्रमानुसार, व्यवस्था को है ये, बताइए इसकी व्यवस्था को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बिल्कुल बिल्कुल, नेट JRF में पूछा गया है, PGT में पूछा गया है, UNO आपका IR में आता है। PGT वाले बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस तैयारी करते हैं, फिर नेट JRF के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। बताइए क्या आंसर होगा। ये आंसर A सही है, आंसर C सही है, आंसर B, आंसर A, ऐसे ऐसे करके आंसर आ रहा है। सभी लोग आंसर यहाँ पे A ही चिपका रहे हैं। आकांक्षा सिंह PGT बता रही हैं 1342। और चलिए देख लेते हैं प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की अगर उसके अंदर चीजें हैं, अगर उसको हम काल क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं तो आपका जो इसमें ऑप्शन आता है, कौन कौन सा आता है। सबसे पहले आएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन विकास बैंक, ये आपका आएगा। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, फिर ये आएगा आपका दूसरे नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये आएगा आपका तीसरे नंबर पे। और बहुपक्षीय निवेश एजेंसी आपका चौथे नंबर पे। तो आपका ऑप्शन सही है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। जो उन्होंने आकांक्षा सिंह बताया था बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आंसर आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ सही है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आंसर आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे डियर, जबरदस्त परफॉर्मेंस। राम मनोहर लोहिया,
हाँ, राम मनोहर लोहिया से याद आया आप सभी लोगों के लिए, जिन बच्चों ने पेड एडमिशन लिया है अभी उनकी क्लास 5 बजे से चलेगी और आज का टॉपिक ही है राम मनोहर लोहिया। आज का टॉपिक आपका यही है, राम मनोहर लोहिया। हम लोगों ने कल जयप्रकाश नारायण के बारे में बात की थी सैटरडे को, आज आपका टॉपिक है राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा। तो राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? पूंजीवाद के, साम्यवाद के, समाजवाद के, शक्तियों का विकेंद्रीकरण के। जो लोग कहते थे कि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, भीमराव अम्बेडकर ये सिलेबस में नहीं है, तो आपको बता दूं ये प्रश्न भी 2019 नेट जेआरएफ में आ चुका है, याद रखिएगा, नेट जेआरएफ में आ चुका है पॉलिटिकल साइंस में। और यही टॉपिक आपके जो है पीजीटी के सिलेबस में भी है और टीजीटी का सिलेबस खोल कर देखेंगे वहाँ भी दिख जाएगा आपको राम मनोहर लोहिया के विचार। तो आप सोच लीजिए, बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा इसका? 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? किसके विरोधी थे राम मनोहर लोहिया जी? बताइए। आंसर ए करके सभी लोग दे रहे हैं सर ए होगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों के विरोधी थे, मतलब पूंजीवाद के विरोधी थे और साम्यवाद के भी क्या थे? विरोधी थे। ये समाजवादी थे और शक्तियों के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी क्या थे? समाजवादी थे। समाजवादी अक्सर देखिए ना, समाजवादी पार्टी जब प्रचार करती है तो कहते नहीं कि हम लोहिया जी के विचारों पर चलते हैं, अक्सर सुना होगा आप लोगों ने। तो ये समाजवादी थे और ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण पे भरोसा रखते थे कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये पूंजीवाद और साम्यवाद का विरोध करते थे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे सही है, ए और बी, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो आंसर बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे सही है। क्या कह रहे हैं? कौन सी क्लास नहीं हुई? कल संडे को नहीं हुई थी, कल स्वच्छता अभियान में गए थे झाड़ू लगाने। भाई स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, आपको पता होगा, आप लोग में से कुछ लोग अगर टीचर होंगे तो गए होंगे, आप लोग की ड्यूटी रही होगी, हम लोग की ड्यूटी लगी थी। पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। अरे वाह, अविनाश त्रिपाठी जी देखते हैं आंसर देते। रवि तिवारी जी, गुड इवनिंग डियर। बताइए क्या आंसर होगा? एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्या आंसर होगा? एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी किताब है ये? बहुत सिंपल सा प्रश्न है और मैं आपको बता दूं, मैं कल देख रहा था इस प्रश्न को 3 से 4 बार नेट जेआरएफ में पूछी गई है अभी तक, जो तो मैंने कल एनालिसिस किया 3 से 4 बार पूछी गई है। आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए वाले हैं जो लुसियन पाई बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लुसियन पाई साहब की किताब थी ये, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पीजीटी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना था? बताइए किस तारीख को? तारीख क्या थी? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बताइए कौन सी तारीख थी? बताइए जल्दी से बताइए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य कब बना था? बताइए। देखिए ये प्रश्न अपने समय में बहुत ज़्यादा हाईलाइट था, बहुत ज़बरदस्त हाईलाइट था ये प्रश्न। और मैं आपको कई मर्तबा ये बोल चुका हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, यानी इसे आप सिविक्स कहते हैं, और मैं आपको कई बार बोला हूँ कई बार कि अगर उससे संबंधित कोई करंट का टॉपिक अगर होता है, कोई भी करंट का टॉपिक होता है, तो उसे आप अच्छे से याद रखिए, उसे अच्छे से याद रखिए, क्योंकि वहाँ से आपके सब्जेक्ट में प्रश्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई मरतबा मैंने आप लोगों को क्लास में बोला है, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो इसको ध्यान नहीं देते। उसका एग्जाम्पल है ये, उस प्रश्न का एग्जाम्पल है ये प्रश्न, क्योंकि ये भी प्रश्न नेट जेआरएफ में आपका पूछा गया है डियर, नेट जेआरएफ में, और पूछा गया है 2019 में।
और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना था ये 1 जनवरी 2019 में, और दिसंबर 2019 में पेपर हुआ नेट जेआरएफ का, और यहां से ये प्रश्न आ गया। तो करंट, मैं इसीलिए बोलता हूं आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई करंट वाला मुद्दा होता है उसको जरूर हाईलाइट करें, वहां से प्रश्न आने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, आप देख सकते हैं 2019 में प्रश्न नेट जेआरएफ में पूछा था, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, और 2019 में ये हुआ भी था। ठीक है, ये होता है। बैच चल रहा है केशव जी, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर 9628 95 92 37, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर नहीं लग रहा है व्हाट्सअप करिए अपना सब्जेक्ट, अपना कोर्स लिख करके, या दूसरे नंबर है 83 18 48 92 91, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा डियर, तो तक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आंसर आपका सेकंड सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके आधार पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं? स्वयं की पहल पर, वित्तीय समिति के अनुरोध पर, व्यवस्थापिका के निर्देश पर, मंत्रालय के संगठन व विधि विभाग पर। बताइए, 4 ऑप्शन नीचे दिए, ABCD दिया है, ABD दिया है, BCD दिया है, ABC दिया है। क्या लगता है कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल केशव जी, आप चलिए बताइए, प्रश्न का आंसर बताइए, प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा डियर। 13 प्रश्न का आंसर देखिए यहां पे आ रहा है कि सर ए होगा। बताइए, और लोग बताइए, फटाफट बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? आंसर डी आ रहा है, आकांक्षा सिंह PGD कह रही हैं, कुबेर सिंह जी कह रहे हैं, और बाकी आंसर सी आ रहा है, ये आ रहा। और चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें, यानी जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं, कैग के नाम से जानते हैं, किसके आधार पर मूल्यांकन अध्ययन करता है? देखिए, पहला ऑप्शन है स्वयं की पहल पर, बिल्कुल सही है, स्वयं की पहल पर करता है। वित्तीय समिति के अनुरोध पर, बिल्कुल सही है। व्यवस्थापिका के निर्देश पर, बिल्कुल सही है। मंत्रालय के संगठन व विधि विभाग के अनुरोध पर, जी नहीं, मंत्रालय के कोई मिनिस्ट्री के संगठन व विधि विभाग के अनुरोध पर नहीं करता है, तो डी ऑप्शन आपका नहीं है डियर। इसमें ABC सही है, यानी इट मीन्स चौथा ऑप्शन जो आप बता रहे हैं यहाँ पे, जो लोग बता रहे हैं उनका सही है। आर्टिकल 149 में संसद को अधिकार देता है संविधान, केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण के महालेखा परीक्षक से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करे, और महालेखा परीक्षण जो है अधिनियम 1973 इसको प्रभावी बनाता है। ठीक है, याद रखेगा। तो इसमें ये बताया गया था, और 1976 में 1976 में अगर हम बात करें यहाँ पे, 1976 का वो साल था, आपको याद होना चाहिए कि केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। इसमें भारत के कैग को निम्न आधार पर मूल्यांकन करने की अथॉरिटी दी गई थी, कैग को 1976 के। तो उसमें ये 3 ऑप्शन आपके थे, यानी चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। पूर्ण वीटो, सशस्त्र वीटो, निलंबित वीटो, पॉकेट वीटो। ओहो, कूट भी दिया है, आप पहले पढ़ लीजिए। जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति। पूर्ण वीटो, सशर्त वीटो, निलंबित वीटो, पॉकेट वीटो। आपको उसमें जोड़े मिलाना है। कूट देख लीजिए एक बार, पहला ऑप्शन आप ले सकते हैं, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा, ऐसे करके कूट दिया है। ठीक है, ऐसे करके कूट दिया है, आप कूट देख सकते हैं। धन्यवाद विनय जी। बताइए, फिर से प्रश्न देख लीजिए।
और प्रश्न को देखने के बाद इसका ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। ये ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए सभी लोग, ये ऑप्शन है और ये प्रश्न है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं आंसर। हम मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर डी ही होगा, बड़ा कॉन्फिडेंट हैं भाई लोग। चलिए भाई लोगों की बात रख लेते हैं। क्या लगता है आंसर इसका होगा? रुक जाइए आप लोग। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का डी, ए का फोर्थ, ये सही है। यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है। थर्ड ऑप्शन जो लिखा है आपके सामने, थर्ड ऑप्शन है, टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है, इसको सही कर लीजिए। ये ATI भी लिख उठा, एक्चुअल में ऐसे था। ए का चौथा है ये, ठीक है, बी का दूसरा है ये, सी की जगह जो 0 लिखा है यहाँ पे एक्चुअल में सी का पहला है, ये फर्स्ट है, डी का दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, और बी का ऑप्शन यहाँ पे है, बी में आपका सेकंड ऑप्शन आएगा, सी में ये चौथा है और ये है। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा। देखिए, पूर्ण वीटो के बारे में जब बात करते हैं, कंप्लीट वीटो का मतलब होता है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं करने की शक्ति, ठीक है। यानी पहले का आपका हो गया चौथा ऑप्शन, क्योंकि चौथे में ही आपका ऑप्शन है। सशर्त वीटो दूसरा ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया है, इसमें होता है यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाए तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकते हैं। दोनों के सामने ही लिखा है, सामने वाला ऑप्शन सही है, यानी बी का दूसरा ही ऑप्शन आपका सही है। सी के बारे में अगर हम बात करें, निलंबित वीटो मतलब क्या होता है, जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। और पॉकेट वीटो की एक बात करें, जिसे अपने जेब में रख लेते हैं, राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा की अनुमति दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, तो ये आपका इसमें तीसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा। पॉकेट वीटो आपको डाक अधिनियम पता होगा, जिसको लेकर ज्ञानी जैन सिंह से अपने जेब में रख लिया था। तो आंसर है आपका 4-2-1-3, 4-2-1-3 किसमें है, 4-2, अच्छा 2-2 ये है, 4-2-1-3, यहाँ पे थर्ड होगा, ऑप्शन में मिसप्रिंट है। सी ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पे सी सही कर लीजिएगा। इसको टाइपिंग में गड़बड़ हो गया हमको लग रहा है, टाइपिस्ट महोदय इसको गड़बड़ कर दिए, ठीक है। ऑप्शन आपका सही है सी, ठीक है, ऑप्शन आपका सही है सी, सी इज द करेक्ट, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर हम लोग। प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दो यहाँ पे दिए गए हैं, कथन और कारण, तर्क और कथन वही। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। सबसे पहली क्लास मेरी प्लेटो की थी, आप लोग पढ़ेंगे, जिन्हें पेड क्लास सी है वो पढ़े भी हैं। सबसे पहली क्लास में बताया था कि मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं। तर्क क्या दिया है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, सही विकल्प का चयन करें इसमें। तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, तो बताइए क्या दोनों सही हैं? आर ए की व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? वाह, बड़ी तेजी से आंसर आया भाई, बड़ी तेजी से आंसर आ रहा है, धड़धड़ा के आंसर आ रहा है। बड़ी तेजी के साथ आंसर आया है। चलिए बताते हैं, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। नहीं, ये गलत है। लेकिन राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये इन्हीं का स्टेटमेंट है प्लेटो साहब का। आर सही है, ए गलत है, आर सही है। बिल्कुल संतोष जी 100%, रवि जी कह रहे हैं बी 100%। ना ना ना, अरे पे देखिए तो सही, मनुष्य की आत्मा में 3 घटक ये बताया ही नहीं था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं केशव जी, आत्मा नहीं सोशल के हैं, एकदम सही बात है। समाज के 3 घटक बताए हैं, आपको याद होगा। आप लोग इसको आत्मा को जोड़ रहे हैं, आपको पता हो ना कि सैनिक, शासक और उत्पादक वर्ग, सैनिक, शासक और उत्पादक वर्ग को समाज के बताए हैं।
तो वो आत्मा के नहीं बताए, पहला गलत है। इन्होंने समाज के बताए थे, सैनिक वर्ग बताया था, शासक वर्ग बताया था और उत्पादक वर्ग बताया था, ये 3 बताया था। आत्मा के नहीं बताया थे। ये तो पहला गलत है, लेकिन आर सही है। तो जो लोग जल्दबाजी में कर गए, भैया सावधान रहिए। राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में अध्यक्षता करते हैं, वे अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं, वे निर्वाचन आयोग के अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। सर जी आत्मा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आत्मा को कोई पढ़ भी नहीं सकता, आत्मा तो अजर अमर है, उसे पढ़ेगा कौन? प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा कथन सही है? सी करके आंसर आ रहा है। देखिए सी करके आंसर दे रहे हैं सभी लोग, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जो लोग सी दे रहे हैं उनका सही है। वो निर्वाचन आयोग के अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होते हैं, डियर प्रधानमंत्री होते हैं। अगर किसी ने दूसरा ऑप्शन लगाया होगा तो जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरे ये आगे काहे नहीं बढ़ रहा है भाई, हैंग हो गया डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड ही हैंग हो गया। अरे यही होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ही होता है। ये आगे नहीं बढ़ रहा है, कह रहा आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखता हूँ फिर मैं, ठीक है। ये आगे कहाँ नहीं बढ़ा, तो पीछे पूरा गायब हो गया। चलिए अभी इसका मन नहीं लगता है, तो आज के लिए फिलहाल इतना रखता हूँ डियर। और जाने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी छात्र छात्रा जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, अगर वो भी तैयारी करना चाहते हैं नेट JRF की और उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 83 18 48 92 91 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेशन आपको ऐसे कल फिर शाम 4 बजे मैं आप सभी लोगों के लेके आऊँगा, और बाकी आप लोगों की क्लास जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। अभी कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद आपकी क्लास शुरू होगी। जयप्रकाश नारायण, सॉरी टॉपिक हो चुका था, राम मनोहर लोहिया वो टॉपिक है जिसको आज के लेकर के मैं आपके पेड क्लास में आऊँगा। तो सभी लोग 10-15 मिनट बाद मिलिए 5 सवा 5 बजे तक, तब तक ले दीजिए इजाज़त। सभी लोगों को नमस्कार।